अब यशोधर जी का कहना है कि हमारी तो चाल ढाल ही ऐसी है जो विरासत में मिली है। पत्नी जो कहती हैं वह भी सच है। इन्होंने शुरुआती ज़िंदगी अपनी बुआ के घर बिताई तो वहाँ पे व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिला। बाद में किशनदा के पास रहे जो स्वयं ही कुंवारे थे। इस पर उनकी पत्नी कहती हैं कि तुम अपने उन किशनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें ना बना डालते तो किशनदा को भी मालूम था कि वह पुराने गंवाई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं और कौन से नहीं। किशनदा तो जन्म से ही बूढ़े थे। क्या सुर लगा है तुम्हें जो उनका बुढ़ापा तुम भी ओढ़ने लगे हो? शुरू में तो तुम ऐसे नहीं थे। शादी के बाद मैंने देखा है तुम्हें कि तुम हफ्ते में 2 सिनेमा देखते थे, शिकार पकाते थे और गज़ल गाते थे, परंतु अब क्या हो गया है? फिर मैं यह सोचता हूँ कि हाँ, यह सब बातें सच हैं, लेकिन मैं यह भी मानता हूँ कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना भी ठीक ही है। फिर मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ, हाँ, जिस प्रकार तुमने बुढ़िया काल में या बगैर बाह का ब्लाउज पहना है, या रसोई से बाहर भात दाल खा लेना और ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं, मुझे तो यह समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने को रोक नहीं रहा। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। किशनदा जब तक दिल्ली में रहे तब तक यशोधर उनके आज्ञाकारी कार्यकर्ता बनकर रहे। उनके चले जाने के बाद उनकी परंपरा को चलाकर अपने परिवार को नाराज़ कर दिया। किशनदा की तरह घर में होली गंवाना, कुमारियों को जनेऊ बदलने के लिए आमंत्रित करना या रामलीला के लिए कमरा दे देना, यह बातें उनके बाल बच्चों को नापसंद थी। उन्हें ही क्या, यह बातें अब तो समाज को भी नापसंद है। यशोधर एक सम्मानित बुजुर्ग बनना चाहते थे जिसका आज के समाज में कोई स्थान नहीं है। वे अपने विचार बच्चों पर थोपना नहीं चाहते थे, परंतु चाहते थे कि उनके बच्चे किसी भी कार्य में उनकी भी राय लें, चाहे झूठे मन से। परंतु बच्चे साफ कहते हैं कि जिस चीज़ के बारे में आप नहीं जानते हैं उसके बारे में आपसे क्या ही पूछें। प्रवचन सुनने के बाद मैं सब्जी मंडी सब्जी लेने गया और वहाँ मैंने सोचा कि अच्छा होता यदि मेरे बच्चे प्रतिदिन होने वाले कार्यों को खुद संभाल लें और मुझसे कहें कि सब्जी, दवाइयाँ आदि कार्य हम स्वयं कर लेंगे। एक बार जब मैंने अपने बेटों से काम के लिए कहा तो उन्होंने एक दूसरे से तू मैं शुरू कर दी। इस झगड़े से बेहतर तो यही था कि मैं अपना काम स्वयं खुद ही कर लेता। जब से बड़ा लड़का काम पर लगा है तब से वह कहता है कि नौकर रख लो, वेतन मैं दे दूंगा, परंतु यह सुनना भी मुझे असहज लगता है। इस बात का मुझे बहुत दुख है कि मेरे बेटे ने कभी झूठे मन से भी मेरे साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोला और ऊपर से बात बात पर कहना है कि फला काम मैं अपने पैसे से कर रहा हूँ। मेरे लिए यह सब बहुत असामान्य है। वह अपना पैसा अपने ढंग से खर्च करता है, जैसे फ्रिज, टीवी, डबल बेड आदि पर्दे, परंतु पिता से यह कहना तो दूर कि सब आपका है, उल्टा उन्हें छूने भी नहीं देता। इसलिए मुझे यह लगता है कि जैसे क्वार्टर इसने बसा लिया है वैसे ही नौकर भी इसका हो जाएगा। यह बात मुझे पसंद नहीं है। जब यह सब मैं अपनी बीवी से कहता हूँ तो वह भी मुझे अनसुना कर देती है और अब तो वो मेरी बातों से चिढ़ती भी नहीं है और न जवाब देती है। यशोधर बाबू सब्जी का थैला लेकर अपने क्वार्टर के पास पहुँचे जहाँ बदरंग तख्ती पर उनका नाम लिखा हुआ था, वाईडी पंत। यहाँ चहल पहल देख उन्हें धोखा हुआ कि कहीं वे वाहन यहाँ कैसे खड़े हैं, यहाँ तो जश्न मनाया जा रहा है, कहीं मैं गलत जगह तो नहीं पहुँच गया। परंतु जल्दी ही वे अपने बेटे भूषण को पहचान गए जो किसी साहब से हाथ मिला रहा था और उसके साहब उससे कह रहे थे कि अपने पिताजी को मेरी तरफ से बधाई दीजिएगा। अब उनके मन में कई सवाल जवाब होने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। आगे यशोधर जी बताते हैं, फिर मेरा ध्यान मेरी पत्नी और बेटी के ऊपर पड़ता है जो कि मेम साहिबों को विदा कर रही थी। बेटी ने बगैर बाँ का टॉप पहना था जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं उसे मना करता रहता हूँ पर फिर भी ये लड़की इसे ही पहनती है और पत्नी भी उसकी तरफदारी करती है। पत्नी भी इस वक्त मुझे कृत्रिम श्रृंगार में कुछ अलग ही लग रही थी जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा था। अब इन आधुनिक लोगों के डर से मैं अंधेरे में छुप जाता हूँ। कार वाले लोगों के जाने के बाद किसी तरह साहस करके मैं घर के अंदर घुसता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अंदर तो बहुत से लोग हैं और तभी मेरा बेटा मुझसे शिकायत करता है, बब्बा आप भी हद करते हैं। अपनी सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर कौन पहुंचता है? मेरे बॉस अभी तक आपकी राह देख रहे थे, बस अभी चले गए। हम लोग क्या सिल्वर वेडिंग ये कब से होने लगी? तभी मेरा दूर का भांजा जिसका नाम चंद्रदत्त तिवारी था, इसी साल उसने SAS पास किया है, वह कहता है,
जब से आपका बेटा 1,500 रुपये कमाने लगा तब से। यशोधर को चाहे अपने बेटों से कितनी भी शिकायत है, पर खुशी है कि लोग उसे ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। उन्हें अपने बेटे की आसमान नौकरी का पता है कि 1,500 वेतन प्लस कन्वीनियंस एंड अदर वर्क्स पाना मामूली बात नहीं है। यशोधर ने गैस के चूल्हे और फ्रिज की चाहे किसी भी संदर्भ में आलोचना की हो, पर इन असामान्य चीज़ों के होने से साधारण लोगों में वे अपने आप को धन्य समझते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अंदर से वह भी नया दौर पसंद करते हैं, परंतु उनसे पुरानी परंपराएं नहीं छूट रही हैं। यशोधर बाबू इस असामान्य लगने वाली पार्टी से खुश थे, क्योंकि जिसके जन्मदिन पर लड्डू तक नहीं बने, शादी कर्जे में हुई, उसकी सिल्वर वेडिंग इतनी धूमधाम से मनाई गई। इस समारोह में सब कुछ था। उनके साले गिरीश ने कहा कि मुझे सुबह ही सब कुछ याद आ गया था और मैंने भूषण से कहकर यह सब कुछ करवा दिया। भूषण ने बॉस को आमंत्रित कर दिया। गिरीश के ही कारण भूषण उस कंपनी में लगा जिसमें वह स्वयं मार्केटिंग मैनेजर था। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है और इसकी सहायता से ही यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्न साला समहाउ भयंकर ओझा लगता है। एक नंबर का ओझा लड़का लगता है यह। और जब भी वह अपने भाई को कुछ कहते हैं तो उनकी पत्नी अपने भाई का पक्ष लेने लगती है। देख लो, इसी भूषण ने तुम्हारे बेटे को बिगाड़ रखा है। अरे जिंदगी बना दी है तुम्हारे सेकंड क्लास बीए बेटे की, कहते हो बिगाड़ रखा है। फिर भूषण मुझे अपने मित्रों और सहयोगी से मिलाता है और उनसे परिचय कराता है और वो मुझे विश करते हैं। मिस्टर पंत, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ओह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हेलो, दिस इज वाईडी पंत, होम मिनिस्ट्री, भूषण फादर। भूषण ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। आप भूषण के दोस्त हैं ना? Oh yes sir. Happy returns of the day sir. ओह थैंक यू सो मच। फिर मुझे किशन दा की कुछ बातें याद आ जाती हैं। वो कहा करते थे, देखो यशोधर, हमें सब कुछ आना चाहिए और सब कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपनी परंपरा और संस्कारों को भूल जाएं। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है, इसे नहीं भूलना चाहिए। जी किशन दा, मैं समझ गया। अब बच्चों ने एक और नई विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया कि मैं अपनी पत्नी के साथ केक काटूं। घरवाली पहले थोड़ा शर्माई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब उसे केक के पीछे जाकर खड़ी हुई और कोई हिचक नहीं हुई। वहीं से मुझे वो पुकारने लगी। यशोदा जी केक काटने से बार बार मना करती रहे, परंतु आखिर में उन्हें केक काटना ही पड़ा। गिरीश ने इनकी अनमनी संतुष्टि को कैमरे में कैद कर लिया। अब पति पत्नी को केक से मुंह मीठा करने को कहा गया। यशोधर ने लाख कहने पर भी मना कर दिया। पत्नी ने केक खा लिया और यशोधर ने लड्डू भी खाने से इनकार कर दिया। बाद में यशोधर ने पूजा न कर पाने का बहाना बनाया तो भूषण क्रोधित हो गया और बोला, आपकी संध्या वंदना का हम कब तक इंतजार करेंगे? नहीं, आप सब लोग खाइए, प्लीज गो अहेड, नो फॉर्मेलिटीज। आज मैंने पूजा करने में बहुत देर लगाई। जो पूजा मैं 15 मिनट में ख़त्म कर लेता था, आज मैंने उसमें 25 मिनट से ज़्यादा लगाया। फिर भी मेहमान नहीं गए थे तो मैंने ध्यान लगाना शुरू कर दिया और ध्यान में मुझे किशन दा दिखाई दिए और मैंने उनसे कुछ सवाल किए। किशन दा, आपकी मृत्यु कैसे हुई? जवाब में मुझे बस यही पता चला, जो हुआ होगा। बताइए, आपकी मृत्यु कैसे हुई? यशोधर, सभी लोग इसी तरह से मरते हैं। और फिर किशन दा मुझसे बहस करने लगे, परंतु जवाब में मैं उनसे ज्ञान की बातें चाहता था। पहले हर रविवार मैं किशन दा को चाय पिलाता था और अपनी शंकाओं का समाधान हल करने को कहता था, परंतु इस बार मैं उनसे अपने बीवी बच्चों के बारे में पूछ रहा था, परंतु इस बार वह अपना ही राग अलाप रहे थे, मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। उन्होंने कहा, रिश्ते नाते कुछ नहीं होते, यह बात एक दिन भूषण भी समझ जाएगा और तुम्हारी तरह बेसहारा हो जाएगा। इससे पहले मैं आगे कुछ पूछ पाता, तब तक मेरी बीवी ने बाहर आवाज़ लगा दी, अरे कहाँ हो, जल्दी आओ, सब रिश्तेदार चले गए, सिर्फ कुछ ही बचे हैं, जल्दी आओ। अरे क्या कर रहे हो, जल्दी आओ, कितनी देर लगा दी, सब रिश्तेदार चले गए, सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं, जल्दी आओ। यह सुनकर मैं गमछे में ही बाहर चला गया और यह बात मेरे बच्चों और बीवी को पसंद नहीं आई। क्या पापा, ऐसे ही बाहर चले आए? अब मुझसे जीन्स वीन्स नहीं पहनी जाएगी। अरे ये इतने सारे पैकेट यहाँ क्यों पड़े हुए हैं? अरे पैकेट नहीं पापा, ये सब आपके लिए उपहार हैं, खोल के देखिए इनमें क्या है। अरे मेरी तो उम्र हो चुकी है, मैं क्या करूँगा इन सब का, ये सब उपहार तुम ही रख लो और तुम ही इनका इस्तेमाल करो। अरे पापा आप तो खोलेंगे नहीं, रुकिए मैं ही खोलता हूँ। ये देखिए,
ये सुंदर सा डैशिंग गाउन ये मैं आपके लिए लाया हूँ। ये फटा फुलोवर अच्छा नहीं लगता पापा। अब जब आप दूध लेने जाएंगे तो इसे ही पहन के जाइएगा। पापा ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, कुर्ता पैजामा। चलिए पापा इसे पहन के दिखाइए ना। पापा जाइए, दोनों चीजें पहन के दिखाइए ना। और उन लोगों की जिद करने पर मुझे वह चीज़ें उन्हें पहन कर दिखानी पड़ी। मैंने वह चीज़ें पहन तो ली, पर मेरी आंखों में पानी आ गया, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ये बात चुप सी गई कि मेरे बेटे ने एक बार भी ये नहीं कहा कि दूध मैं ले आया करूँगा पापा, बल्कि इससे विपरीत उसने यह कहा कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहन कर ही दूध लाने जाया करें। या हो सकता है मेरा व्यक्तित्व किशन दा के अनुरूप हो गया है, जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई थी।